आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूती ग्रुप ने बढ़ाई नेतन्याहू की टेंशन। इजरायल के खिलाफ यमन हिजबुल्लाह को भेजेगा हजारों लड़ाके। वक्फ तरमीमी बिल पर भेजे गए 6 करोड़ ईमेल। जेपीसी को मिले सिर्फ 84 लाख ईमेल। राशिद और जमात की इत्तेहाद पर भड़के फारूक महबूबा। कहा कश्मीर में ये बीजेपी की साजिश। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया बड़ा ऐलान। कहा सहाफियों को दिया जाएगा मौलवी बाकर अवार्ड। शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम फरीक को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को सुनवाई की, अगली तारीख की तय। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की दुकानों पर लगाए गए लाल निशान। कहा सोलन में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। पैरों से हुई लाचार तो इशरत ने हौसलों से भरी उड़ान। व्हीलचेयर हेडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को करेंगी रिप्रेजेंट। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हिंदुस्तानी मुस्लिमों पर दिया बयान। एमईए ने दो टूक कहा, पहले अपने गिरेबान में झांके। दिल्ली के नए सीएम का हुआ ऐलान। आतिशी संभालेंगे अब दिल्ली की कमान। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले की वोटिंग कल। जम्मू कश्मीर इलेक्शन की 24 सीटों पर कल वोटिंग। यमन के हमले से डरे नेतन्याहू की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी करके और हमास से टक्कर लेकर जो गलती की है उसकी सजा अब उसे धीरे धीरे करके चुकानी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत यमन के हूती ने कर ही दी है। लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती दोनों ने मिलकर इजरायल को उसके कर्मों का फल खिलाने की ठान ली है और यमन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए हिजबुल्लाह को ट्रेंड लड़ाके भेजने का फैसला लिया है, जिसके बाद नेतन्याहू की नींदें उड़ गई हैं। गजा में इजराइल की जारी बमबारी और जमीनी कार्रवाइयों से अब तक कई हजार हलाकतें हुई हैं और ये सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नेतन्याहू ने जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म करके अपने दुश्मनों में इजाफा किया है वो भी, और अपने हामियों को अपने मुखालिफ में खड़ा किया है वो भी दुनिया के सामने है। वहीं अब इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह और हूती ने कमर कस ली है। हाल ही में यमन के हूती ने इजराइल के तेल अबीब पर हमला किया, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई थी। वहीं अब उसकी और मुश्किलें बढ़ाने के लिए यमन के हूती ने हिजबुल्लाह का साथ देने का ऐलान कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक हूती मीडिया ग्रुप की अथॉरिटी ने कहा कि हम हिजबुल्लाह को हजारों तरबियत याफ्ता लड़ाके भेजने के लिए तैयार हैं। ये बात अंसार अल्लाह मीडिया के नायब सदर नसरुद्दीन आमिर ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कही है। उन्होंने इजराइल और उसकी फौज को खबरदार करते हुए कहा कि हम हिजबुल्लाह का इसी तरह साथ देंगे जैसे उन्होंने फिलिस्तीनी भाइयों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि उनके लड़ाके इजराइल के साथ एक बड़ी जंग के लिए तैयार हैं और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। अंसारुल्लाह का ये बयान तेल अबीब की जानिब से लेबनान पर हमले की धमकियों के बीच सामने आया है। हूती आने वाले वक्तों में याफा ड्रोन से इजराइल पर हमला करेगा और वो हमले जब तक जारी रहेंगे जब तक कि इजराइल की गजा पर जारहियत खत्म नहीं हो जाती है। पहले हिजबुल्लाह और हूती ने अलग अलग हमले करके नेतन्याहू की नींदें उड़ा दी थी और अब हिजबुल्लाह की मदद में उतरे यमन के हूती के इस ऐलान ने नेतन्याहू के होश भी उड़ाकर रख दिए हैं और साथ ही हमास भी इजराइल से बदला लेने के लिए एक लंबी जंग के लिए तैयार बैठा है। अब देखना यह है कि तीनों तरफ से घिरे नेतन्याहू को छिपने के लिए किस बंकर की जरूरत होगी। पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी की अगली बैठक 19 और 20 सितंबर को होगी। वहीं जेपीसी ने बताया है कि उसे बिल में तरमीम के खिलाफ सिर्फ 84 लाख तजावीज मिली हैं। हालांकि वक्फ का कहना है कि इस बिल के खिलाफ 6 करोड़ लोगों ने अपनी तजवीज पेश की है। मालूमात के मुताबिक बता दें कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को महदूद करने वाले वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। इस दौरान अब तक जेपीसी की 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। जेपीसी ने पार्लिमानी कमेटी के हवाले से आम लोगों से तजावीज़ मांगी थी और इसी कड़ी में अब तक 8.5 लाख तजावीज़ जेपीसी को ईमेल के जरिए भेजी जा चुकी हैं। इसके साथ ही तहरीरी तजावीज़ से भरे तकरीबन 70 बॉक्स भी भेजे गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने तजावीज़ जमा कराने की तारीख 15 सितंबर की रात 12 बजे तक बढ़ा दी थी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का अगला इजलास अब 19 और 20 सितंबर को मुनक़िद होगा। मुसलमानों की जानिब से एक मुहिम भी चलाई गई और इस मुहिम के हिस्से के तौर पर ईमेल भेजे गए थे। कहा जा रहा है कि बोर्ड के जरिए मुखालफत में तकरीबन 6 करोड़ तजावीज़ भेजी गई हैं, लेकिन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि उन्हें तहरीरी शक्ल में सिर्फ 84 लाख ईमेल्स और 70 बॉक्स मौसूल हुए हैं। एमपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर राशिद को अलग अलग पार्टियों के लीडर निशाने पर ले रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर और फारूक अब्दुल्ला तक इंजीनियर राशिद को बीजेपी का प्लांट किया हुआ बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के पहले मरहले का आज आखिरी दिन था। दरअसल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और पहले मरहले में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है। इस दौरान मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा मौजूदा रुकन असेंबली और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद को निशाना बना रहे हैं।
महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर और फारूक अब्दुल्ला तक के बयानात सामने आए हैं। उन लोगों का कहना है कि इंजीनियर राशिद बीजेपी का प्लांट है और ये सब इंतखाबी साजिश है। पीर के दिन जम्मू कश्मीर के 3 बड़े लीडरों ने इंजीनियर राशिद को निशाना बनाया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीर में नज़रियात मुस्तकिल नहीं होते हैं, कश्मीर में लीडरों के नज़रियात बदलते रहते हैं। आज़ाद ने मजीद कहा कि अफसोस की बात है कि कश्मीर के सियासतदान सिर्फ नॉन इशूज़ पर बात कर रहे हैं, उन्हें तरक्की के मसाइल पर बात करने को नहीं कहा जाना चाहिए और ना ही वो उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अहम कदम उठाते हुए हर साल उर्दू, हिंदी और इंग्लिश मीडिया के 3 बेहतरीन जर्नलिस्ट को उनके कामों की बिना पर अवार्ड देने के लिए मौलवी बाकर अवार्ड के कायम का ऐलान किया है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि पीसीआई के चेयरमैन गौतम लेहड़ी ने यह मालूमात हिंदुस्तानी सहाफत के पहले सहाफ़ी और 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के दौरान शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर की ज़िंदगी और खिदमत को याद करते हुए एक प्रोग्राम के दौरान दी है। लाहड़ी ने अपने खिताब में कहा कि इस अवार्ड का मयार सहाफ़ियों को मौलवी बाकर के नक्श कदम पर चलने की तरगीब देना होगा, जिन्होंने अपने दिल्ली उर्दू अखबार के ज़रिए गदर से मुताल्लिक़ वाक़यात की कवरेज करते हुए कदर खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि पीसीआई जल्द ही तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देगी और अवार्ड जीतने वालों के इंतखाब के लिए एक ज्यूरी तश्कील देगी। आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम का मौजू था मौलवी मोहम्मद बाकर की ज़िंदगी और औकात, उनके किरदार को उजागर करना। एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मैदान तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मामले में बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम फरीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने हिंदू फरीक की 18 पेटिशंस पर बड़ा फैसला दिया था और हाई कोर्ट ने गैर मुस्लिम फरीक की पेटिशन को सुनवाई के काबिल माना था। हाई कोर्ट के फैसले पर एतराज जताते हुए मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पेटिशन पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। ऐसे में 4 नवंबर का दिन काफी अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और सोलन में इस खबर ने आग लगा दी है। गैर मुस्लिम फरीक लगातार एहतजाज मुजाहिरे कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे इलाके के मुसलमानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद की चिंगारियां सोलन में ज्वाला बन गई है। कल दोपहर 12 बजे तक सोलन बाजार पूरी तरह बंद रहा। व्यापार मंडल व हिंदू तंजीमी ने एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात पूरी तरह कड़ी रही। आपको बता दें ये एहतजाजी रैली चिल्ड्रन पार्क से शुरू होकर पूरे शहर में घूमी। वहीं मुजाहिरीन ने मस्जिद के बाहर माल रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने इंतजामिया से गुजारिश की कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच करें। अगर उनकी जांच नहीं होती है तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। इतना ही नहीं, मुजाहिरीन के ऐलान के बाद कुछ लोगों ने इसका एहतजाज भी किया। वहीं शाम को किराए पर ली दुकानें खाली होना शुरू हो गई। ये दुकानें मुस्लिमों व अन्य रियासतों के लोगों ने ली थी और यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। ये दुकानें सोलन के मॉल रोड और चौक बाजार पर बनी हुई हैं। आपको बता दें हिंदुओं ने प्रोटेस्ट के दौरान कहा कि जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद और सोलन में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा जैसे नारे लगाए। व्यापार मंडल सदर कुशल जेठी ने कहा कि वे इंतजामिया को कई बार तहरीरी और ज़बानी तौर पर आगाह कर चुके हैं कि मुजाहिर लोगों की उचित जांच होनी चाहिए कि वे किस तरह से 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से सामान दे रहे हैं। सोलन जैसी जगह पर 5000 रुपये पर डे का किराया वसूला जा रहा है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले की 23 साल की लड़की इशरत अख्तर मिस्र के काहिरा में होने वाली आगामी व्हील चेयर हेडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेगी। कौन है ये इशरत, आइए जानते हैं। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि 3rd 4 ए साइड वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप 16 सितंबर से 21 सितंबर तक मुनक़िद होगी। बारामूला शहर के बाहरी इलाके में बंगदरा के रहने वाली इशरत को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है, जो कि बैनुल अक़वामी स्टेज पर टॉप 10 खिलाड़ियों में से एक हैं। ये इंतखाब इस नौजवान खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने चैलेंजों के बावजूद खेल से अपनी लगन के जरिए
पहले ही अपना नाम रोशन कर लिया है। अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए खुशी और शुक्रिया का इजहार करते हुए इशरत ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों की नुमाइंदगी करना और इस बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी है। इशरत ने अपने बास्केटबॉल कोच का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें चैंपियनशिप के बारे में बताया और सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया था। उन्होंने कहा कि बास्केटबॉल में मेरे कोच लुइस जॉर्ज ने मुझे हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने मेडिकल चेकअप कराया और सिलेक्शन ट्रायल के लिए तैयार किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत में मुसलमान परेशान हैं और उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बताते चलें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अगर लोग म्यांमार, गजा, हिंदुस्तान या किसी और जगह किसी मुसलमान पर ढाए जाने वाले जुल्मों से आगाह नहीं हैं तो खुद को मुसलमान ना समझें। बता दें कि खामेनेई ने यह बयान 16 सितंबर को पैगंबर इस्लाम की यौम विलादत के मौके पर दिया था, जिसका हिंदुस्तान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने ईरानी रहनुमा से कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर बात करने से पहले वो अपने अंदर झांकें। इसी दौरान इजराइल भी हिंदुस्तान की हिमायत में आ गया है और ईरानी रहनुमा को अपने ही लोगों का कातिल करार कर दिया है। हिंदुस्तान में इजराइल के सफीर रेवन आजर ने खामेनेई को एक्स पोस्ट में टैग करते हुए लिखा कि आप अपने ही लोगों और इजराइल के कातिल हैं। हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों को एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी हासिल है जो ईरान में मैसर नहीं है। दिल्ली की सियासत में आज बड़ी तब्दीली आई जब अरविंद केजरीवाल ने सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने दिल्ली की कमान आतिशी को सौंप दी है। सुबह पार्टी लीडरान की मीटिंग के बाद आतिशी को सीएम के लिए चुन लिया गया है। दिल्ली में सियासी उथल पुथल के दरमियान नए वजीर आला का ऐलान हो गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मरलेना दिल्ली की वजीर आला होंगी। ये फैसला अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी कानून साज पार्टी की मीटिंग में लिया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के नए वजीर आला यानी आतिशी के नाम को कानून साज पार्टी की मीटिंग में मंजूरी दी गई। अरविंद केजरीवाल की रिहाइश गाह पर मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत तमाम आम आदमी पार्टी एमएलए और वुज़रा मौजूद रहे। एलजी सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को मुलाकात का वक्त दिया और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल ने शाम 4:30 बजे उनसे मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। बता दें कि दिल्ली के वजीर आला ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि वो वजीर आला के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी के एक और रुकन को वजीर आला की कुर्सी सौंपेंगे। काबिल जिक्र है कि इतवार को अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात की थी, क्योंकि उन्हें पार्टी दफ्तर जाने की इजाज़त नहीं है और अगर वो जाते हैं तो उनको दस्तखत करने की इजाज़त नहीं थी। दिल्ली की नई सीएम बनने पर मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के फर्स्ट फेज में कल 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 23 लाख वोटर्स शामिल होंगे। फर्स्ट फेज की 24 में से 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 सीटें वादी कश्मीर में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले फेज में 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 9 ख्वातीन और 92 आजाद उम्मीदवार हैं। 110 कैंडिडेट करोड़पति हैं, जबकि 36 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही विजवेरा सीट भी है। यहाँ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। महबूबा और उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद वजीर आला रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। साल 2014 के इंतखाबात में पीडीपी ने सबसे ज्यादा यानी कि 28 और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। पहले फेज में अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, कुलगांव, किश्तवाड़ और डोडा की 3-3, शोपिया और रामवन की 2-2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डोडा, रामवन और किश्तवाड़ जिले जम्मू डिवीजन, जबकि अनंतनाग, पुलवामा, कुलगांव और शोपिया कश्मीर डिवीजन में आते हैं। पुलवामा की पामपोर सीट पर सबसे ज्यादा 14 कैंडिडेट हैं।
वहीं अनंतनाग की बिजबेरा सीट पर केवल 3 उम्मीदवारों के बीच में चुनावी लड़ाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के फेज 1 के 219 उम्मीदवारों के हलफनामे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि फेज 1 के 219 कैंडिडेट की औसत प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए है। 219 में से 50% यानी कि 110 कैंडिडेट करोड़पति हैं। इनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की जायदाद है। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 21 में से 18 कैंडिडेट करोड़पति हैं। मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू इन दिनों कांग्रेस के निशाने पर हैं, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने 2 दिन पहले लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया था। बिट्टू बिहार दौरे पर थे और ये बयान उन्होंने भागलपुर में दिया। चंडीगढ़ कांग्रेस सदर ने कहा कि राहुल गांधी इनको इतना मानते थे, इनकी तारीफ करते थे, अब पार्टी बदलने के बाद ये उन्हीं को बदनाम कर रही हैं। वहीं रवनीत के इस बयान को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने रवनीत की रिहाइशगाह के बाहर जमकर नारेबाजी की। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।